हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है और उन सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ओके, और हमने वेरियस एग्जांपल्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर हम आयरन को मिक्स करें सल्फर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर मिलेगा। मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। ओके, तो देखो अब आयरन, देखो आयरन क्या है, एलिमेंट है और एलिमेंट का सिंबल होता है, तो आयरन का सिंबल है Fe। ठीक है, फिर देखो सल्फर, सल्फर भी एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है S। ठीक, तो दोनों ही प्योर सब्सटेंस है क्योंकि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने इन दो प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया तो हमें एक मिक्सचर मिला। ठीक है, तो अब बताओ इस मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो, मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री में केवल एलिमेंट का सिंबल होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मिक्सचर का कोई फॉर्मूला या फिर सिंबल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर हमें मिल गया मिक्सचर आयरन और सल्फर का। तो इस मिक्सचर में आयरन की प्रॉपर्टी और सल्फर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी आयरन की नॉर्मली होती है वही प्रॉपर्टी आयरन की मिक्सचर में भी होगी, और सल्फर की जो प्रॉपर्टी नॉर्मली होती है वही प्रॉपर्टी सल्फर की मिक्सचर में भी होगी। ठीक है, तो मिक्सचर में इंडिविजुअल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ओके, तो देखो यहां पर आयरन, आयरन का कलर होता है ग्रे। ओके, और सल्फर का कलर होता है येलो। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को मिक्सचर में कुछ पार्टिकल्स ग्रे दिखेंगे और कुछ पार्टिकल्स येलो दिखेंगे। तो जो पार्टिकल्स ग्रे दिख रहे हैं वो पार्टिकल्स किसके होंगे, आयरन के होंगे, और जो पार्टिकल्स येलो दिख रहे हैं वो किसके होंगे, सल्फर के होंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रे और येलो कलर का एक मिक्सचर दिखेगा आप लोगों को। ओके, चलिए अब देखो, अगर मैं इस मिक्सचर को हीट कर दूं, हीट करूं, ठीक है, तो काफी ज्यादा हीट करने पर आप लोगों को यहां पर ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा। ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, और वो सब्सटेंस होता है आयरन सल्फाइड। ठीक, तो यहां पर क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, किसके बीच में, आयरन और सल्फर के बीच में। तो जब केमिकल रिएक्शन हो गई तो हमें फिर से एक क्या मिला, प्योर सब्सटेंस मिला, दैट इज कंपाउंड। तो ये है कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, दैट इज आयरन सल्फाइड। तो यहां पर हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है जो कि कंपाउंड है, और कंपाउंड कैसा होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ना, कि जिन सब्सटेंस को हम आपस में मिक्स कर रहे हैं उन सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी हमें मिक्सचर मिलेगा। और अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो उस सिचुएशन में हमें नया सब्सटेंस मिल जाएगा, और वो नया सब्सटेंस क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, और हमने ये भी सीखा अभी कि मिक्सचर में इंडिविजुअल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। कौन, सब्सटेंस जिनसे मिलकर मिक्सचर बना है। ठीक है, चलिए तो इसको लिखो, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं नए नए कॉन्सेप्ट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट। तो देखो, अगर हम सॉल्ट को शुगर के साथ मिक्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर मिलेगा। ओके, तो सॉल्ट और शुगर आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना। अब देखो, हमने इस मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए सॉल्ट के
के 2 ग्राम लिए हैं और शुगर के 10 ग्राम लिए हैं, ठीक है। तो इस मिक्सचर में इसके कंपोनेंट का मास रेशियो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, मास रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू, तो देखो इस मिक्सचर के कंपोनेंट क्या क्या है, सॉल्ट और शुगर, जिसमें सॉल्ट का मास है 2 ग्राम और शुगर का मास है 10 ग्राम। तो हम सॉल्ट के मास से शुगर के मास को डिवाइड करके मास रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम मास रेशियो निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्ट दैट इज 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ शुगर दैट इज 10 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो ये है मास रेशियो इस मिक्सचर में सॉल्ट और शुगर का। ओके, अब बताओ क्या मैं सॉल्ट के 4 ग्राम को शुगर के 10 ग्राम में मिक्स नहीं कर सकता? बिल्कुल मिक्स कर सकता हूं, तो उससे भी हमें मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और इस मिक्सचर में मास रेशियो कितना होगा 4/10 दैट इज इक्वल्स टू 2/5। तो ये हुआ इस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट का मास रेशियो। ओके, फिर देखो मैं सॉल्ट के अगर 6 ग्राम लूं और शुगर के 10 ग्राम लूं तो भी मुझे मिक्सचर मिलेगा उसी सॉल्ट और उसी शुगर का, है ना। तो यहां पर मास रेशियो कितना होगा 6/10 दैट इज इक्वल टू 3/5। तो देखो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि मिक्सचर में हम उसके कंपोनेंट के मास रेशियो को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खासियत होती है किसकी, मिक्सचर की, कि मिक्सचर के कंपोनेंट के मास रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहां पर देखो इस मिक्सचर में मास रेशियो सॉल्ट और शुगर का 1/5 था, तो हमने उनके कंपोनेंट के कंपोजिशन को या फिर उसके मास को चेंज करके हमने उसका मास रेशियो चेंज कर दिया, है ना। तो इसलिए थर्ड में हमने उसके मास को फिर चेंज किया और मास रेशियो फिर से चेंज हो गया। ओके, तो हम मिक्सचर में उसके कंपोनेंट के मास रेशियो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं, इन मिक्सचर मास रेशियो ऑफ components can be changed. ओके, और इसी को हम दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं, दैट इज कंपोजिशन। तो कंपोजिशन मीन्स क्वांटिटी। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर can be changed। आई बात समझ सभी को? चलिए अब देखो, ऐसा हम कंपाउंड के केस में नहीं कर सकते। मीन्स कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है, मीन्स एलिमेंट्स, उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, मीन्स उनका मास रेशियो फिक्स होता है किसी कंपाउंड में। ओके, तो देखो यहां पर उसको भी लिखता हूं मैं यहां पर, ठीक, mass ratio of elements of a compound is fixed or constant. Constant means do not change. Constant means do not change. Okay, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, composition of elements of a compound is fixed or constant। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका कंपाउंड का, है ना, कि कंपाउंड में उसके एलिमेंट का कंपोजिशन फिक्स होता है या फिर कंपाउंड के एलिमेंट का मास रेशियो फिक्स होता है। ओके, फॉर एग्जांपल
वाटर में उसके जो एलिमेंट्स हैं मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका मास रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। ओके, तो वाटर में मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फिक्स एंड इट इज इक्वल टू 1/8। ओके, ये वैल्यू है इसकी मास रेशियो की, इसमें वाटर में उसके एलिमेंट्स की। ओके, और ये कैसे आई वो सब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो अभी आप लोगों को फिलहाल याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि वाटर में उसके एलिमेंट्स का मास रेशियो फिक्स होता है और कितना होता है 1/8 होता है। वैसे ही और भी कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में उनके एलिमेंट्स का मास रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं तरीके से डिफरेंस भी है किसके बीच में, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, कि मिक्सचर में हम उसके कंपोनेंट के मास रेशियो को चेंज कर सकते हैं और कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का मास रेशियो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो सभी को? ये डिफरेंस समझ में आया हुआ सभी को, है ना, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस है कि कंपाउंड के एलिमेंट्स का मास रेशियो फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में उसके कंपोनेंट का मास रेशियो फिक्स नहीं होता, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखो एक और डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। तो देखो वो डिफरेंस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या फिर और लिखते हैं एंड लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इज फिक्स, ठीक है। मीन्स किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ mixture is not fixed। ओके, जैसे कि हम बात करें, अगर हमारे पास प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, चाहे कितना भी पानी ले लो, कितना भी वाटर ले लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। और वैसे ही प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो सेम होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा चाहे हम कितना भी वाटर फ्रीज क्यों ना करें या फिर मेल्ट क्यों ना करें। आएगा समझ में? चलिए, लेकिन अगर हमारे पास वाटर में कुछ इंप्योरिटीज है, कुछ डिसॉल्व है, ठीक है, लेट्स सपोज सॉल्ट डिसॉल्व है या फिर शुगर डिसॉल्व है, तो उस सिचुएशन में वो क्या बन चुका है, मिक्सचर बन चुका है। ओके, और इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। आएगा समझ? तो इस तरीके से हम किसी कंपाउंड की प्योरिटी भी चेक करते हैं कि वो कंपाउंड प्योर है कि नहीं, कि अगर कोई कंपाउंड प्योर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, ठीक है, लेकिन अगर वो इम्प्योर सैंपल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट को नोट करना आप लोगों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है उसको अब हम समझेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दो टाइप के डायग्राम्स दिख रहे हैं, है ना। तो इन डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर दो टाइप के सब्सटेंस लिए। सब्सटेंस ए जिसके पार्टिकल हैं डार्क सर्कुलर फॉर्म में, और सब्सटेंस बी जिसके पार्टिकल्स हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में। ओके, फिर हम सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में मिक्स कर रहे हैं। ठीक, तो सब्सटेंस ए के पार्टिकल्स सब्सटेंस बी में किस तरीके से मिक्स हो रहे हैं उस तरीके के बेसिस पर मिक्सचर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में जब सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में मिक्स किया जा रहा है तो सब्सटेंस ए के पार्टिकल्स सब्सटेंस बी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। देखो यहां पर सब्सटेंस ए के पार्टिकल्स दैट इज डार्क सर्कुलर पार्टिकल्स सब्सटेंस बी में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, मींस उनका कंपोजिशन हर जगह सेम है। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पर आप लोगों को 1 2 3 4 ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में एक डार्क सर्कुलर पार्टिकल है। वैसे ही कोई और 4 ट्रायंगल ले लो, 1 2 3 4 ट्रायंगुलर पार्टिकल के बीच में एक डार्क सर्कुलर पार्टिकल। वैसे ही कहीं और 4 पार्टिकल ले लो ट्रायंगुलर, 1 2 3 4, तो 4 ट्रायंगुलर पार्टिकल के बीच में एक डार्क सर्कुलर पार्टिकल। मींस सब्सटेंस ए का कंपोजिशन सब्सटेंस बी में हर जगह सेम, मींस इनका कंपोजिशन मींस ये कंपोनेंट है ना इस मिक्सचर के, तो उन कंपोनेंट का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है। मींस कंपोजिशन कैसा है, कंपोनेंट का यूनिफॉर्म है। और इस टाइप के यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हम होमोजेनियस मिक्सचर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो देखो यहां पर mixture in which the composition of its component is uniform throughout the mixture is known as homogeneous mixture। ओके, तो ऐसा मिक्सचर जिस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट का कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखो सेकेंड टाइप का मिक्सचर दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सब्सटेंस ए के पार्टिकल्स सब्सटेंस बी में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। देखो यहां पर सब्सटेंस ए के पार्टिकल्स कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का कंपोजिशन क्या रहता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, तो जब
कंपोनेंट का कंपोजिशन मिक्सचर में यूनिफॉर्म ना हो, मीन्स उनका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। देखो यहाँ पर कि ये सब्सटेंस बी के पार्टिकल्स थे, उसमें केवल एक ही पार्टिकल्स है, उसके बीच में केवल एक ही ए का पार्टिकल है ना। फिर यहाँ पर सब्सटेंस बी के 4 पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस बी के 4 पार्टिकल्स के बीच में सब्सटेंस ए के 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। और यहाँ पर सब्सटेंस बी के 4 पार्टिकल्स हैं, देखो 1 2 3 4 ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस बी के, उसके बीच में एक भी सब्सटेंस ए का पार्टिकल नहीं है, मींस सब्सटेंस ए के पार्टिकल सब्सटेंस बी में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप का मिक्सचर कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। सच मिक्सचर in which composition of component is non-uniform is called heterogeneous mixture। आई बात समझ सभी को? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर को और भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं, वो सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर ली डेफिनेशन। तो ये हमने डायग्राम के थ्रू समझा टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो देखो अगर हम ये कंटेनर लें और कंटेनर में वाटर फिलअप कर दें, है ना। ये हमने वाटर लिया, ओके, और इसमें हम ऐड करें सॉल्ट। ठीक है, नमक ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। तो ये बताओ ये मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस होगा कि हेटेरोजीनियस होगा? सोचो। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर जो सॉल्ट है वो सॉल्ट वाटर में हर जगह यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और हमें दिखाई नहीं देते, उनको समझने के लिए इसको यहां पर शो कर रहे हैं ना, सॉल्ट के पार्टिकल्स को। ओके, तो यहां पर मिक्सचर कैसा बनेगा? होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। आई बात समझ में? तो जब हमें सब्सटेंस को मिक्स करने पर एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, एक क्लियर मिक्सचर मिलता है, उसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। यहां पर हमें मिक्सचर मिलेगा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब देखो अगर हम वाटर में हम अगर मिट्टी मिला देते, क्ले मिला देते, सैंड मिला देते, ठीक है, तो इनको मिक्स करने पर, क्ले और सैंड को मिक्स करने पर वाटर में हमें इस टाइप का मिक्सचर मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो क्ले और सैंड के मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर के बाद नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है ना, और हल्के फुल्के पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, है ना। अगर कलर की बात करें तो ये जो बॉटम पोर्शन है, इस बॉटम पोर्शन में बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नजर आएगा आप लोगों को, है ना।
और यहाँ पर हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर नजर आएगा और पानी पूरा धुंधला हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक नॉन क्लियर सॉल्यूशन या फिर नॉन क्लियर मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन में या फिर इस केस में जब हमने सब्सटेंस को मिक्स किया तो मिक्स करने पर एक बोल सकते हो धुंधला सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो उस टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें आप लोगों को बकायदा एक सेपरेट बाउंड्री दिखेगी सब्सटेंस की, है ना। जैसे अगर बहुत समय के बाद देखें तो सैंड और क्ले के मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स नीचे जाके जम जाएंगे और आप लोगों को अलग से सैंड की बाउंड्री नजर आएगी और वाटर की बाउंड्री अलग से नजर आएगी, मीन सेपरेट लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो जब मिक्सचर्स में सेपरेट लेयर बन जाती है तो वैसे मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जब कोई सेपरेट बाउंड्री हमें नजर ना आए, कोई बाउंड्री नजर ना आए, पूरा का पूरा क्लियर मिक्सचर मिले हमें, तो क्या कहता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे हम अगर वाटर में ऑयल मिक्स कर दें, है ना, वाटर में हम अगर ऑयल मिक्स कर देंगे तो हमें ऑयल और वाटर की डेंसिटी के बेसिस पर वो सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे इसमें, है ना। तो हम सपोज करते हैं नॉर्मल ऑयल जो हम घर में यूज करते हैं उसको वाटर में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अगर बहुत सारा ऑयल डाल देंगे अगर वाटर में तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि ऑयल की अलग से लेयर बन जाएगी वाटर के ऊपर। इस तरीके से, और आप लोगों को क्लियर सेपरेट बाउंड्री नजर आएगी ऑयल और वाटर की। ठीक है, ये ऑयल है और ये वाटर है और यहां पे आप लोगों को क्या नजर आएगी, बाउंड्री नजर आएगी। ठीक है, तो ये भी क्या कराएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, तो हमारे पास खूब सारे एग्जांपल है हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर का, जिसको हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर को पढ़ना। मीन्स हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और ट्रू सॉल्यूशन। उसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर और उसके फर्दर टाइप्स। ओके, चलिए, तो इतना नोट कर लो। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस मिक्सचर को ही कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। ओके, बट यहां पर एक कंडीशन है ट्रू सॉल्यूशन के लिए। तो देखो यहां पर कि हम अगर एक कंटेनर में वाटर ले, है ना, उसमें अगर हम शुगर ऐड करें, ठीक है, तो हमने मान लो 1 चम्मच शक्कर पानी में डाली, तो थोड़ी देर के बाद वो शक्कर पानी में घुल जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी, है ना। मीन्स पूरा पानी क्या मिलेगा आप लोगों को, क्लियर सॉल्यूशन की तरह मिलेगा, क्लियर मिलेगा। ठीक है, कुछ देर के बाद ऐसा हो रही कि डालते ही फटाफट घुल गई, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। चलिए, अब फिर हमने थोड़ी और शक्कर डाली, 1 चम्मच शक्कर और डाली, ठीक है, वो भी घुल गई पूरे पानी में। ठीक, फिर हमने 1 चम्मच शक्कर और डाली, वो भी घुल गई पूरे पानी में। ठीक है, और हमें सॉल्यूशन मिलता जा रहा है, क्लियर सॉल्यूशन मिलता जा रहा है ना। मीन्स हमें वाटर फाइनली क्लियर नजर आ रहा है ना, घुलने के बाद। ओके, फिर देखो आप लोग ये बताओ कि आप लोग इस पानी में कितनी चम्मच शक्कर घोल सकते हो। ऐसा थोड़ी कि 100 चम्मच शक्कर घोल दोगे या फिर 1000 चम्मच शक्कर घोल दोगे। ठीक है, एक लिमिट आएगी ना, जिसके बाद शक्कर इस पानी में घुलना बंद हो जाएगी। ठीक है, और शक्कर के पार्टिकल्स नीचे जाके जमा होने लग जाएंगे और वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होंगे। आई बात समझ, तो एक लिमिट आएगी सॉल्यूशन के बनने की। ठीक है, तो हम जब शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते वक्त शुगर की क्वांटिटी को वाटर में हम चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन चेंज एक लिमिट तक कर पा रहे हैं।
ठीक है, उसकी एक लिमिट होगी जब तक वो होमोजेनियस बना रहेगा, क्योंकि उस लिमिट के बाद में एक टाइम आएगा कि जब शुगर वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगी और वो शुगर नीचे जाके सेटल होने लगेगी और जो कंपोजिशन है वो फिर से क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो वो किसकी कैटेगरी में चल जाएगा, हेट्रोजीनियस कैटेगरी में चल जाएगा। जबकि सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, तो हम मिक्सचर के कंपोनेंट को एक लिमिट तक ही वेरी कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के केस में। आई बात समझे सभी को, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लो कि जब हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने 1 चम्मच डिसॉल्व की, दूसरी चम्मच डिसॉल्व की, ठीक है, फिर 3 चम्मच डाल दी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर मान लो 7वीं चम्मच जब हमने शक्कर डाली इसमें पानी में तो वो नहीं घुली और नीचे जाके जमा हो गई। ठीक, तो हम 6 चम्मच शक्कर तक ही इस वाटर में डिसॉल्व कर पाए, तो वो लिमिट हो गई उसकी डिसॉल्व करने की, है ना। मींस उस कंपोनेंट की लिमिट हो गई इस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इस वजह से सॉल्यूशन डिफाइंड होता है कि सच होमोजेनियस मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ इट्स कंपोनेंट कैन बी वेरीज अप टू सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और वो लिमिट क्या होती है वो सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो वो सब आगे चल के हमारे सामने आएगा। ओके, चलिए ये है डेफिनेशन किसकी, ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास खूब सारे एग्जांपल है सॉल्यूशन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखो, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मींस वो सॉल्यूशन जिन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है उसको बोला जाएगा सॉल्यूशन का कंपोनेंट। जैसे इस केस में यहां पर एक कंपोनेंट था वाटर और एक कंपोनेंट था शुगर, तो शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके हमने होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, तो वो सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसके कंपोनेंट क्या है, शुगर और वाटर। यहां तक ये सभी को, है ना। तो देखो, अब यहां पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्यूशन के कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो हो सकता है आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। जैसे यहां पर देखो कि हमने वाटर लिया, एक इनिशियल सब्सटेंस जिसमें हमने शुगर को डिसॉल्व किया। ठीक है, तो जो हम इनिशियल सब्सटेंस लेते हैं उस इनिशियल सब्सटेंस को कहा जाता है सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है वो कहलाता है सॉल्यूट। तो अभी इस केस में वाटर हमारा सॉल्वेंट है और शुगर हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, दैट इज सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, फिर अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन द कंपोनेंट which is present in large amount या फिर ग्रेटर लिखते हैं, ग्रेटर अमाउंट इन सॉल्यूशन कंपोनेंट होगा ना। The component which is present in greater amount in solution is called solvent। ओके, तो सॉल्यूट क्या होगा, ऐसा कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। यहां तक क्लियर सभी को, ठीक है ना। चलिए फिर देखो, मैं आप लोगों को एक और खास बात बताता हूं सॉल्यूशन की। आप लोग मुझे ये बताओ कि जब मैंने वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिला उस फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है,
तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि सर फाइनल फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की लिक्विड है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इन दोनों सब्सटेंस में से लिक्विड स्टेट कौन से सब्सटेंस की थी। तो देखो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड, और शुगर की फिजिकल स्टेट सॉलिड। ठीक है, और जो फाइनल स्टेट है सॉल्यूशन की वो क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या थी, लिक्विड, है ना। तो इट मींस सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट वही होती है जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आप लोगों को, इट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन will be the physical state of solvent। मीन्स सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है उसी फिजिकल स्टेट में फाइनल सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में होगा उसी फिजिकल स्टेट में सॉल्यूशन भी होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लो फटाफट। कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, चलिए होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन तक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। मीन्स आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं होंगे, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं। ओके, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।